student, today we will read chapter 14. Chapter name is कृषि और पशुधन, एग्रीकल्चर एंड लाइवस्टॉक। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की लगभग 70% जनसंख्या कृषि से अपनी जीविका चलाती है। भारत में दो प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फर्स्ट इज खरीफ और दूसरी रबी। रबी की फसलें, ये फसलें शरद ऋतु में उगाई जाती हैं। ये गेहूँ, चना, सरसों, बाजरा और दालें होती हैं। जो रबी की फसलें हैं वह शरद ऋतु में उगाई जाती हैं। द सेकंड इज खरीफ की फसलें, खरीफ क्रॉप्स। खरीफ की फसलें मानसून के आगमन के साथ उगाई जाती हैं, यानी कि जब बारिश होना शुरू होती है तब खरीफ की फसलें उगाई जाती हैं। चावल, मक्का, मूंगफली, जूट, कपास खरीफ की मुख्य फसलें हैं। चावल, मक्का, गेहूँ, बाजरा हमारे देश में उगाए जाने वाले मुख्य अनाज हैं। फसलें जो हमें भोजन के लिए अनाज देती हैं, अनाज की फसलें कहलाती हैं। चावल गर्म और वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे पंजाब, असम, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल आदि में उगाए जाते हैं। गेहूँ शुष्क जलवायु क्षेत्रों जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार आदि में उगाए जाते हैं। भारत के उत्तर के मैदान भारत का धान का कटोरा कहलाते हैं। भारत के उत्तर के मैदान भारत के धान का कटोरा इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वहाँ पर गेहूँ की खेती सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज नकदी फसलें। नकदी फसलें वे होती हैं जो निर्यात के लिए उगाई जाती हैं, यानी कि जो फसलें बेचने के लिए उगाई जाती हैं वे हमारी नकदी फसलें कहलाती हैं। जैसे चाय, कॉफ़ी, तिलहन, गन्ना, मसाले आदि भारत के मुख्य नकदी फसलें हैं। चाय भारत में सबसे प्रसिद्ध पेय पदार्थ वाली फसल है। इसे नम और गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। असम, पश्चिमी बंगाल, दार्जिलिंग, कर्नाटक और नीलगिरी पहाड़ियों में उगाई जाती है। भारत विश्व में चाय के उत्पादन में सबसे आगे, यानी कि भारत में चाय का उत्पादन सबसे अधिक होता है। कॉफ़ी और कोको पेय पदार्थ हैं जो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में उगाए जाते हैं। द नेक्स्ट इज रेशे की फसलें, फाइबर क्रॉप्स। कपास एक महत्वपूर्ण रेशा है। ये वस्त्र बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। ये रेशों का राजा कहलाती है। कपास मीन्स ऊन। ये देखिए कपास इस तरह की होती है। जूट पश्चिमी बंगाल, असम और बिहार में उगाया जाता है। इसका कालीन, थैले, चादर आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट को गोल्डन कलर का होता है इसलिए इसको सुनहरा रेशा कहते हैं। द नेक्स्ट इज फल और सब्जियां, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। भारत में अनेक प्रकार के फल व सब्जियां उगाई जाती हैं। ये हमारे देश के प्रत्येक भाग में उगाई जाती हैं। आम उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि में उगाए जाते हैं। केला, सेब, संतरे भारत में सबसे बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं। भारत ने कृषि के क्षेत्र में बहुत उन्नति कर ली है। फसलों का उत्पादन बढ़ गया है। किसानों को सरकार द्वारा अच्छे बीज, खाद, ऋण, आधुनिक मशीनें और विधियों के रूप में बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। भोजन के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए प्रयोग की जाने वाली वैज्ञानिक विधियों को उत्पादन को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो भोजन की उत्पादन की चीज़ें उनमें वृद्धि करने की विधियों को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। मनुष्य और जानवर का संबंध बहुत पुराना है। पशु जो घरेलू और खेतों में कार्य करने के लिए रखे जाते हैं वे पशुधन कहलाते हैं। जैसे गाय, बकरी, भेड़, बैल, ऊंट, खच्चर आदि कुछ पशु हैं जो घरों में पाले जाते हैं व इनके द्वारा कार्य भी किया जाता है। पशु अनेक प्रकार से जैसे खेतों में, यातायात में और सिंचाई में लाभदायक है। हम पशुओं से दूध प्राप्त करते हैं। यह दूध मक्खन, घी, पनीर, मिठाइयाँ, आइसक्रीम आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। भेड़ हमें ऊन प्रदान करती है जो
ऊनी वस्त्र, कालीन और दूसरे उत्पाद बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। गाय और भैंस का गोबर भी ग्रामीण क्षेत्र में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि गाय और भैंस के गोबर के उपले बनाए जाते हैं और उससे ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। गाय का गोबर बायोगैस प्लांट में प्रयोग किया जाता है। बायोगैस गांव में भोजन पकाने में, गैस के लैंटर्न जलाने में प्रयोग की जाती है। पशुओं के बाल पेंटर और कलाकारों के लिए विशिष्ट प्रकार के ब्रश बनाने में प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि गाय के गोबर से गैस बनाई जाती है जो गांव में प्रयोग की जाती है। वह पशुओं के बालों से कुछ ब्रश बनाए जाते हैं जो पेंटरों के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। मछलियाँ समुद्र तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत है। मछली निर्यात के लिए सुखाई जाती हैं और बर्फ में रखी जाती हैं, यानी कि मछलियाँ समुद्रों में से पकड़कर उनको पहले हल्का सा सुखा लिया जाता है और उनको बाहर भेजने के लिए बर्फ़ के सिल्ले होते हैं, उनमें रखकर बाहर मछली भेजी जाती है। मछली के उत्पादन में बढ़ोतरी को प्रोत्साहित करने के लिए चलाए गए आंदोलन को नीली क्रांति कहा जाता है। मरुस्थल में ऊँट बहुत लाभदायक है। वे बिना भोजन और जल के बहुत दिनों तक जीवित रह सकते हैं। हाथी जंगलों में कार्य करने के लिए पाले जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में खच्चर और याक सामान ले जाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि हाथी जंगलों में कार्य करने के लिए पाले जाते हैं और खच्चर और याक पहाड़ी क्षेत्रों में उन पर सामान लाना और ले जाना बहुत आसान रहता है, इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में खच्चर पाले जाते हैं। भारत में विश्व के कुल पशुओं का 1/5 भाग पाया जाता है, लेकिन उनकी दशा बहुत खराब है। हमारे यहाँ पशुओं की दशा को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पशुओं के दवाखाने बहुत से गांव में खुल रहे हैं, जहां पशु चिकित्सक बीमार पशुओं का इलाज करते हैं। पशुओं की नई नस्लें पैदा हो चुकी हैं। ये सभी कदम दूध के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए उठाए गए हैं। इसे श्वेत क्रांति के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर वी.जी. कुरियन को श्वेत क्रांति के पिता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने श्वेत क्रांति लागू की थी, इसलिए इनको श्वेत क्रांति के पिता के रूप में जाना जाता है। Chapter is finished. I hope you all are understand this chapter and thank you.